चलिए इस वीडियो क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। 1.3 इससे पहले हमने 1.1, 1.2 और जितने थ्योरम थे उसको समझा था कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में 1.3 में हम देखेंगे कि कैसे जो है परिमेय संख्याओं को या अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। अब इस क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे जो है एक अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना रहता है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या इन्होंने कहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है। हालांकि √5 या √2, √3 ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जो उन्हीं दो संख्याओं से मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है। वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इन्होंने कहा कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो जब भी कोई सिद्ध करने को कहता है तो उसके विपरीत हम मान लेते हैं, ठीक है, उसके उल्टा मान लेते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे माना √5, ठीक है, उल्टा मानेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब क्या कहते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? तो इसे हम क्या कर सकते हैं? √5 को क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है, के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से क्या करेंगे? लिख देंगे, कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, माना है हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिखते हैं जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन पहले भी समझा दिया था हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही। तो अब आगे चलते हैं, जहां P और Q, ये दो नंबर P और Q क्या है, किस प्रकार के नंबर हैं? तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। और इनके बीच क्या है? और इनका, ठीक है ना, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका जो है उभयनिष्ठ हम लिख देंगे। कोई क्यों लिखें, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं पूर्णांक और इनका, हाँ सही रहेगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। क्या है? 1, ठीक है। और एक कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0,
मान लेते हैं कि q जो है 0 नहीं है और इनका गुणनखंड 1 है। तो वैसे अगर p/q में लिख रहे हैं तो पहले भी हमने आपको समझाया होगा कि p/q में ये किस तरह की संख्या है। तो पहली संख्या इसे कह सकते हैं कि ये पूर्णांक होगी, ठीक है, इंटीजर जिसे हम कहते हैं i से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, ये सह अभाज्य होगा, सह अभाज्य जिसे आप को प्राइम कहते हैं, ठीक है ना, को प्राइम। तो ये नंबर के बारे में हमने बताया था, पूर्णांक और सह अभाज्य के बारे में पीछे। तो p/q किस तरह का संख्या है, किस तरह का ये है, तो ये p और q या तो नहीं, ये पूर्णांक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ सह अभाज्य होंगे, यानी इनका एक के अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं होता है। अब सह अभाज्य की परिभाषा हमने लिखवाई थी कि सह अभाज्य संख्या किस प्रकार की संख्या होती है। तो ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड न हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को देखते हुए। तो जैसे हमने कहा कि जो है √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम बड़े आराम से p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब हम कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ करेंगे, इधर भी और उधर भी, तो दोनों साइड हम वो काम करेंगे समीकरण के। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो √5 का स्क्वायर केवल 5 हो जाएगा, और इक्वल टू ये जो pq है ये p² एंड q² में बदल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे, तो ये p² और q² में बदल जाएंगे। अब इनका पक्षांतर भी हम कर लेंगे। अब पक्षांतर के तौर पे यदि p ऊपर है और q नीचे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये q, तो ये भाग में है, और भाग जब भी 5 की तरफ आएगा तो किस में आएगा, तो पक्षांतर का रूल कहता है कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यदि गुणा है तो भाग में बदल जाएगा, और भाग है तो गुणे में बदल जाएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो जैसे q को इधर करेंगे तो 5q² इक्वल टू p, यही ना बचेगा, p² कहेंगे इसको, ये बचेगा। अब इसको कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, समीकरण 1, हमने इसको नाम दे दिया। और यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, अगर हम फिर पुनः क्या करें, 5 को उधर भेजें, ये 5 किस में है, गुणे में है, और ये इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा। और जब भाग में आएगा तो वो p² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 5 अगर उधर जाता है तो क्या करेगा, 5 p² को विभाजित कर रहा है, किसको कर रहा है, p² को कर रहा है। तो क्या करेगा, तो p को भी विभाजित करेगा। जब ये p² को काट रहा है तो p को भी काटेगा, ठीक है, क्योंकि p² क्या होगा, कोई भी p², यहाँ पे p² में समझा देता हूँ, तो p² को जब ये 5 काट रहा है तो इनके फैक्टर भी होंगे, तो इनमें भी तो 5 होगा। तो जैसे p² किससे बना होगा, तो दो संख्याओं से हो सकता है, कोई एक m होगा, एक 5 होगा, तो दो नंबर से ही तो p² बना हुआ है। और कोई संख्या, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था
कि 5 तभी किसी संख्या को विभाजित करेगा जब उस संख्या में 5 का गुणनखंड होगा, यानी 5 उसमें मौजूद होगा। तो पी स्क्वायर को काट रहा है, क्यों काट रहा है? क्योंकि पी स्क्वायर में 5 पहले से मौजूद है, इसीलिए पी स्क्वायर को 5 काट रहा है। तो क्या करेगा? 5 को भी काटेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जब पी स्क्वायर को काट रहा है 5, तो केवल सिंगल 5 होगा तो उसको भी काट सकता है। तो इस तरह से पता चल गया कि 5 पी स्क्वायर को काट रहा है तो पी को भी काटेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? अब इसमें पी जो हमारा पी स्क्वायर है इसकी जगह कोई और वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ताकि जो है हम सॉल्व कर सकें। अब हम पी की जगह क्या कर रखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे p इक्वल टू 5 यम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे माना है हमने, माना p की जगह क्या होगा? 5m। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि p इक्वल टू 5m क्यों रखा? तो मैं अभी समझाया हूँ आपको कि p स्क्वायर को 5 काट रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए ध्यान से कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्यों विभाजित करेगा? कि यहाँ 5 गुणे में है, और इस 5 को इधर पी के तरफ भेजेंगे तो किसमें जाएगा? ये भाग में जाएगा, और भाग में जाएगा तो पी स्क्वायर अपन 5 हो जाएगा। तो मतलब 5 पी स्क्वायर को काटेगा या काट रहा है, ठीक है। तो जब पी स्क्वायर को काट रहा है तो पी को भी काटेगा, जाहिर सी बात है। तो मतलब कहने का कि p 2 संख्याओं से मिलकर बना होगा। p का कोई तो गुणनखंड होगा जिसमें एक तो 5 होगा और दूसरा कोई अन्य होगा जिसे हम m मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर 5 क्यों माना? तो मैंने कहा कि p स्क्वायर या किसी भी संख्या को जब एक संख्या काटती है तो क्यों काटती है? 5 क्यों p को काट रहा है? क्योंकि p में कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ है, इसीलिए p को ये काट रहा है। तो छुपा हुआ है तो मतलब एक 5 होगा, तो पता चल गया। तो दूसरी संख्या में पता नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे? यम मान लेंगे, ठीक है। और जब यम मान लेंगे तो उससे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया? 5m। p की जगह क्या रख दिया? 5m। अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन में, तो देखेंगे फर्स्ट समीकरण हमारा क्या था। अब लिखेंगे यहाँ पे p इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर। अब p इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? तो इक्वेशन नंबर 1 था 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यही था ना। अब इसमें क्या करेंगे कि 5q है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और p का वैल्यू क्या हमने रखा था? 5m रखा था, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। चलिए, इसको ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ये स्क्वायर पहले से मौजूद था तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे हम, यहाँ स्क्वायर पहले से मौजूद था, इसको हम डिलीट करके नया बना देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ 5q स्क्वायर है इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले से ही स्क्वायर बना हुआ था q, तो 5 को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 5 का वर्ग ऑलरेडी हो चुका है। 5 का स्क्वायर किया तो हमें जो है 5 मिला, और ये q स्क्वायर है तो q स्क्वायर ही रहने दिया, p का स्क्वायर है तो p स्क्वायर रहने दिया, ठीक है ना। इसीलिए q का स्क्वायर नहीं करेंगे। अब देखेंगे तो ये 5q स्क्वायर का q स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे m स्क्वायर जो किया है हमने p की वैल्यू रखी ना केवल, तो p का वैल्यू हमने कितना रखा? यहाँ पे p इक्वल टू 5m। तो जब p का खाली वैल्यू लिखा, लेकिन यहाँ पे तो p स्क्वायर है, तो इसीलिए इसका वर्ग होगा और इसका वर्ग नहीं होगा। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? 5 × 5 = 25 m स्क्वायर हो जाएगा जब वर्ग करेंगे। और वर्ग क्या होता है ये आप पढ़े होंगे कि वर्ग कैसे लगाते हैं। अगर 5m पे स्क्वायर है तो उसको कैसे वर्ग और वर्गमूल घनमूल कैसे लगाते हैं, ये क्लास 8 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 7 में, क्लास 8 में। अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा वर्ग वर्गमूल घनमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है, आप सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ अब क्या होगा कि ये 25m स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर और 5 किस में है? इसके यहाँ 5 मल्टीप्लीकेशन में है। किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में। तो 5 को अगर उधर भेजेंगे तो किस रूप में जाएगा? डिवीजन में जाएगा। तो 25m स्क्वायर अपान जो है आपका 5 गया।
अब 5 क्या करेगा, 5 पच्चे 25, तो कुल मिला के क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि 5m स्क्वायर किस में है, ये आप देख रहे हैं तो 5m के साथ गुणे में है, किसमें है, गुणे में है। अब ये गुणे से इधर आएगा तो किस में बदलेगा, भाग में बदलेगा। इसे कहते हैं हम पक्षांतर का नियम, तो भाग में बदलेगा। और जब भाग में बदलेगा तो 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो वही सेम लाइन जो आपने यहाँ लिखा था, इसी को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो लाइन यहाँ लिखा था यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जुड़ जाएगा q के लिए, यहाँ जुड़ जाएगा q के लिए। हम यहाँ q के लिए काम कर रहे हैं, तो p को हटा करके हम क्या कर देंगे, q कर देंगे, ठीक है। तो क्या देखा आपने, तो 5q स्क्वायर को काट रहा है, यहाँ पे लिख देंगे, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। और q करेगा ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है, विभाजित करेगा। तो एक चीज देखा आपने, क्या देखा आपने कि p तथा q दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है, दोनों को काट रहा है। तो मतलब क्या निकलता है, P और Q का एक गुणनखंड 5 भी है। अब दोनों को काट रहा है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का फैक्टर 5 भी होगा, ठीक है। तब संख्या क्यों जो है किसी संख्या को काटती है, तो अभी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं उसमें फैक्टर होगा, तभी 5 काट रहा है दोनों का। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि 5 जो है, अनुमान क्या यही होगा कि 5 जो है P और Q का एक गुणनखंड है, ठीक है, तभी ये इनको काटेगा, नहीं होता तो नहीं काटता, ठीक है। तो जहां तक अभी हमने देखा तो 5p को भी विभाजित कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा। तो इस तरह 5 भी इनका एक फैक्टर है। हालांकि ऊपर हमने माना था, क्या हमने देखा था कि ऊपर केवल और केवल इनका एक गुणनखंड 1 है, ठीक है ना, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो भी 1 है, और इसे पता चल गया कि 5 भी गुणनखंड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो हमने एक्सेप्ट किया था शुरू में कि एक गुणनखंड है वो गलत हो रहा है। अतः हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ कि यह इस, ठीक है ना, मान्यता का, यह इस मान्यता का, ठीक है ना, विरोध करता है कि P तथा लिख देते हैं Q का एक गुणनखंड 1 है, ठीक है ना। अभी ऊपर हमने माना कि केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, और ऊपर देख रहे हैं कि 5 भी इनका है। तो इस मान्यता का ये विरोध कर रहा है कि नहीं, P और Q 5 का गुणनखंड है, तो इस मान्यता का विरोध कर रहा है। अतः लिखेंगे क्या हम अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसे हम लिखेंगे इति सिद्धम, हिंदी में इति सिद्धम कहते हैं, ठीक है, इति सिद्धम प्रूफ हो गया ये, ठीक है ना, प्रूफ हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने देखा, तो ठीक इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, और बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आप प्रूफ जो है कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है।
चलिए इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा हम पेज बढ़ा लेते हैं, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन लेकर के। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देख लेते हैं कि क्या जो हमने सीखा है उसी तर्ज पे ये लग रहा है कि नहीं लग पा रहा है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए जो जो रूल हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से हमने समझा, इसको हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो फटाफट हम क्या मानेंगे, पहले हम मानेंगे कि ये जो नंबर है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे हम। फिर क्या करेंगे कि हम कह सकते हैं कि इन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को A/B या P/Q, ठीक है ना, A/B ही मान लेते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। जहां क्या होगा, P और Q का उभय निष्ठ गुणनखंड एक है। समझ में आया, बाकी चीजों को हटा देते हैं और यहाँ पे B ≠ 0 कर देते हैं, ये कंडीशन है, बाकी आप लिख लेंगे। और यहाँ पे माना तो जरूर लिखेंगे, माना आप मान के सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो माना जरूर लिखेंगे। अब डायरेक्ट इसको हम मुद्दे पे आते हैं कि 3 + 2√5 को कैसे लिख सकते हैं, A/B में। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। करने पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि कम समय लगे। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं और जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो नंबर आपको 3 + 2√5 दिख रहे हैं, इसे A+B के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसे हम पक्षांतर कर देंगे। ये थोड़ा जटिल हो जाता है, थोड़ा सा और हम एक इजी वे में आपको समझा देते हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो वर्ग न करके हम पहले पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम वर्ग न करके पक्षांतर कर लेते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 3 जो हमारा 3 है उधर भेज देते हैं। तो √2√5 यहाँ पे डायरेक्ट मैं 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 जब इधर किस में है, पॉजिटिव में, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में। तो A/B और ये हो जाएगा -3। क्लियर, इतना दूर समझ में आया। अब आप देख रहे हो कि √2 इधर जाएगा तो इधर किस में, गुणे में है, और उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, भाग में बदलेगा। ऑफ कोर्स भाग में बदलेगा, नियम आप जानते हैं। तो जैसे ही हम 2 को उधर भेजते हैं तो √5 = A/B और B के साथ भी जाएगा 2 तो गुणा B हो जाएगा, अब -3 के साथ भी /2 होगा, तो दोनों के साथ होगा, ठीक है ना, दोनों के साथ भाग के रूप में व्यक्त होगा। तो 2 गुणे में था, उधर गया तो भाग में बदल गया। अब आप क्या देख रहे हो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो नंबर A/2B और -3/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होने के लिए क्या शर्तें हैं, तो 2 शर्तें हैं। पहला कि ये पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर हो, और दूसरा क्या हो कि ये सह अभाज्य हो। और इसमें ही कंडीशन जुड़ता है
कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों के हरों का देख लीजिए, 0 भी नहीं है, ये पूर्णांक भी है और सह अभाज्य भी है, इनके बीच केवल एक गुणनखंड है। तो क्या कर देंगे, इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना। जब ये सारे गुण मौजूद है तो क्या मानेंगे, परिमेय ही मानेंगे, तो परिमेय संख्या हो गई। अब क्या होगा, लेकिन यहाँ देखिए जो √5 है, क्या है, √5। अभी आपने प्रूफ किया, ऊपर क्या प्रूफ किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोबारा इसे प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ती भी है तो पुराने वाले नियम से, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, वही यहाँ पे छाप देंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, अब यही लिखेंगे हम कि √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और ऊपर हमने क्या माना था कि परिमेय है। तो ऊपर जो हमने परिमेय माना था वो अवधारणा हमारी क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह धारणा। अभी हमने ऊपर क्या माना था कि √5 परिमेय संख्या है, ऊपर माना था, और जबकि आंसर नीचे क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। तो √5 एक परिमेय संख्या जो ऊपर हमने माना था, यह धारणा क्या है, यह धारणा गलत है। जो ऊपर हमने माना था वो क्या है, गलत है। अतः क्या हो गया, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। फिर यहां लिखेंगे क्या, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे ही ठीक रूल से लगाएंगे, और बाकी जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 वो ऑलमोस्ट आप लगाएंगे, और लगाने के बाद ये प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा रूल समझेंगे 1.4 के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम ये सॉल्व करेंगे 1.4। तो फिलहाल इसमें समझ लेते हैं कुछ रूल। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, दशमलव संख्याएं और उनका प्रसार। चलिए इनको हम लिख लेते हैं। दशमलव संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव संख्याएं उनके दशमलव प्रसार, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल एक्सपेंशन, EXPANSION, ठीक है ना। और लास्ट में यस रहेगा, आप जोड़ लीजिएगा, एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो दशमलव संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार किस तरह से होता है, इसको यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। चलिए इनको समझने से पहले इनका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा हमें, जो है दशमलव संख्याओं के प्रसार का। तो दशमलव का अगर हम टाइप देखें यहाँ पे, तो ये साहब 2 तरह के होंगे, ठीक है। ये 2 तरह के होंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे, तो पहली संख्या जो होगी वो शांत होगी, और दूसरी क्या होगी, अशांत।
जब इनका दशमलव प्रसार करते हैं तो दशमलव प्रकार की संख्याएं जो हैं दो तरह की हो सकती हैं। वो क्या होंगी? एक तो शांत हो सकती है और दूसरी अशांत हो सकती है। तो शांत हो गया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अशांत होगा तब उसको समझ लेते हैं। चलिए ये हमने बना दिया इसका। अब ये कितने प्रकार के होंगे? तो अशांत अगर होता है तो वो दो तरह का होगा। एक होगा अशांत, ठीक है, आवर्ती। अभी मैं इसको समझा दूंगा। और एक होगा अशांत अनावर्ती, ठीक है, आवर्ती और अनावर्ती हो गया। अब ये जो संख्याएं जो आपको दिख रही हैं, पहली संख्या अशांत आवर्ती और दूसरी क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। ये दो संख्याएं क्या बनाएंगी? तो ये दोनों बनाएंगी, ये परिमेय व्यंजक बनाएगी, परिमेय व्यंजक, परिमेय का निर्माण हो गया इनसे। और अशांत है लेकिन अनावर्ती है, तो ये क्या बताएगा? ये बनाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय व्यंजक जिसे कहेंगे। और ये दोनों मिलके भाई साहब, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर के बना देंगे वास्तविक संख्या। समझ में आ रहा है? देखिए, तो ये क्लासिफिकेशन रहा कि दशमलव को अगर हम प्रसार करते हैं तो इसके दो रूप होंगे, एक शांत और एक अशांत। अशांत को हम जब देखते हैं तो इनके दो वर्गीकरण होंगे, एक अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। और ये अशांत जो आवर्ती है ये परिमेय व्यंजक बनाएगा और अशांत अनावर्ती जो है वो अपरिमेय व्यंजक बनाएगा। तो जब आवर्ती होगा तो परिमेय व्यंजक और जब अनावर्ती होगा तो क्या? अपरिमेय व्यंजक बनाएगा। और परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। तो इस तरह वास्तविक संख्याएं कैसे बनी? तो इनके पीछे दशमलव का हाथ होता है। तो किसी संख्या को दशमलव में अगर बदल देते हैं तो या तो वो शांत होगा या अशांत होगा। शांत हो गया तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय की कैटेगरी में आ जाएगा वो। और अशांत हुआ तब ये दो तरह का होगा, एक आवर्ती होगा, एक अनावर्ती। आवर्ती होने पर परिमेय व्यंजक बना देगा और अनावर्ती होने पर जो है अपरिमेय व्यंजक बनाएगा। और ये दोनों परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाएंगी। तो असली में वास्तविक संख्या आपने समझा कैसे हुआ और दशमलव प्रसार के वजह से किस तरह से हुआ। अब आगे थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। अब आगे आपसे पूछेगा कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो इसमें रूल आपको बस एक याद करना है, दो रूल हैं, ठीक है। एक रूल क्या है कि यदि, ठीक है, यदि क्या होगा? Q इक्वल टू 2 into 5। अब इसमें n m भी कह सकते हैं, चाहे m n भी कह सकते हैं इनके घात के ऊपर। तो यदि Q का मतलब नीचे वाला हर, जिसके हर में 2 गुणे 5 के रूप में उनका गुणनखंड हो, तब हम क्या कर सकते हैं? P/Q क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा, ऐसे लिख देते हैं, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, ये आपने देख लिया कि ये क्या होगा? शांत होगा। कि जब Q इक्वल टू 2 into 5 यानी जिसके हर में 2 गुणे 5 के रूप में मौजूद हो संख्याएं, उसका अगर गुणनखंड करें हर का, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 और 5 मिल जाए तो वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। और एक रूल और है, वो दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल ये बनता है कि यदि Q नॉट इक्वल टू 2 into 5 n m चाहे m n जो भी कहिए, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए हर का गुणनखंड निकालते हैं और ये 2 और 5 उसके गुणनखंड में नहीं मिलते हैं, ठीक है,
तो नहीं मिलेंगे तो P और Q क्या होंगे, अशांत होंगे। ठीक है, अशांत होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये दो रूल कैसे पता करेंगे, शांत और अशांत। चलिए इनको हम अंग्रेजी में भी बता देते हैं कि कुछ लोग को दिक्कत होगी कि अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा उनको, तो यहाँ पे हमें बता दे रहा हूँ कैसे इनका इंग्लिश होगा। शांत को हम क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, शांत जो होगा उसे हम टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग। ठीक ना, टर्मिनेटिंग यानी शांत। और अशांत को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो नॉन हम लिख दे रहे हैं, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, NON, नॉन, टी मैंने लिख दिया, टी मीन्स हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो जो शांत होगा उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे और जो अशांत होगा उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। ठीक है, अब इनके दो जुड़वा भाई हैं जो आवर्ती और अनावर्ती हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, इनको आप एक को रेकरिंग, एक को जो है नॉन रेकरिंग बोल देंगे। तो RECURRING, रेकरिंग। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नॉन रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग। तो जो अशांत आवर्ती होगा तो आवर्ती को रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, और अनावर्ती जो होगा उसे नॉन रेकरिंग कहेंगे। तो इंग्लिश में आपका हो गया और दिक्कत नहीं होगा। जबकि अशांत आवर्ती को कई बार हम क्या कह देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे आवर्ती को आप नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी बोल सकते हैं, और अशांत को क्या कर देंगे, जो है नॉन रेकरिंग कर देंगे। और यही यहाँ पे शांत और अशांत पे हमें यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये शांत है तो इसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टर्म क्योंकि जगह नहीं है, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप बना लीजिएगा कि किसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, किसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, शांत और अशांत। तो रूल भी मैंने बता दिया कि रूल से कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन शांत है कौन अशांत है, और इनका जो है पूरा किस तरह से जो है दशमलव प्रसार होता है, पूरा बायोडाटा बना दिया मैंने, समझा दिया आपको। तो इसका पूरा जो है आप नोट्स बना लेंगे। वैसे तो लेक्चर का जो है ये हैंड रिटन नोट्स जो है ये दे रहा हूं मैं, आप अपने कॉपी में इस नोट्स को बना लेंगे और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि बार बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस हमें इम्प्रूव करता है। तो आप इन क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, तो प्रैक्टिस करते रहें और सॉल्व करते रहें। चलिए एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। चलिए आप बताइए 1.3 किस टाइप का नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर है तो क्या है, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। पहले अपना आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। वीडियो रोक करके आप इसको सॉल्व कीजिए कि 1/3 क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, ये बताइए। चलिए हम बता देते हैं। अब आप लोगों ने अपना देख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, आंसर लिख लिया होगा। अब मिला लीजिए, अगर आप सही है, समझा है, सही समझा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और फिर समझिएगा। 1/3 दिया है तो 1 को बाहर करेंगे, 3 को जो है अंदर करेंगे। सॉरी ये गड़बड़ मैंने कर दिया, इसको हम 3 को बाहर करते हैं और 1 को क्या करते हैं, अंदर करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट जैसे बढ़ाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, और 3 3 9 घटाते ही हमें क्या मिलेगा, 1 दशमलव है, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 हम करेंगे, यहाँ 9 घटाएंगे, फिर क्या मिलेगा 1, फिर 10 हो जाएगा, और ये लगातार क्या हो रहा है, 3 3 3। तो इस तरह से कह सकते हैं 1/3 का वैल्यू आ रहा है 0.3333 कंटिन्यू। ठीक है ना,
तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं आप 0.3 और एक और 3 लिख सकते हैं, या फिर इसी 3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूअस है, चल रहा है लगातार, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो गया। अब आपको मालूम चल रहा है कि ये संख्या क्या हो रही है, लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो शांत तो नहीं है, ये शांत नहीं है। शांत होता तो रुक जाता, जबकि ये शांत नहीं है। तो क्या है ये? अशांत है, अशांत है। अब ये अगर अशांत है तो किस कैटेगरी में आएगा? दो, क्योंकि अशांत के भी दो कैटेगरी है ना, एक है रेकरिंग और एक है नॉन रेकरिंग। तो कौन से कैटेगरी में आएगा ये? तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा रेकरिंग कैटेगरी में, कि ये रेकरिंग है, ठीक है। ये आवर्ती है, लगातार वही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसे आवर्ती कहते हैं। जब कोई संख्या रिपीट हो जाती है तो वो आवर्ती कहलाती है, और जो संख्या रिपीट नहीं करती है वो एक पैटर्न के बाद से अनसर्टेन चलती रहती है। जैसे अगर हम √3 में करें और इसको रिप्रेजेंट करें तो ये 1.02 आएगा, फिर 002 आएगा, फिर 0002 आएगा, फिर 00002 आएगा। तो रिपीट हो रहा है, देखिएगा नहीं हो रहा है। एक बार क्या था 02, फिर 002, फिर 0002 आया, फिर 0002 आ गया। यानी कि ये जो है अनसर्टेन पैटर्न है, सेट नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, इसीलिए इसे नॉन रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं रिपीटेटेड है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कह देते हैं जो है क्या, जो है रेकरिंग फॉर्म में बोल देते हैं, और ये नॉन रेकरिंग है। तो आपने समझ लिया होगा। और आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हो पा रहा है नहीं। अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करके बताएंगे आपको।